हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग समान हिंदी का चैप्टर नंबर 19। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक के सबसे सिलेक्टेड और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा चुका हूं। अगर वो नहीं देखे हैं तो जाइए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट का नाम है संपूर्ण सामान्य हिंदी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। वहां जाके आप चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 18 तक के सभी क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उन सबों को देख लीजिए। इसके बाद आपका सामान्य हिंदी पर बहुत ही बेहतरीन पकड़ बन जाएगा और यकीन मानिए कि आप सामान्य हिंदी का पेपर सबसे पहले सॉल्व करके आइएगा, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 जिसका नाम है वाक्य यानी कि सेंटेंस। और यकीन मानिए कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी जीवन में। तो चलिए देखते हैं वाक्य जिसको बोलते हैं सेंटेंस। चलिए वाक्य होता क्या है, पहले इसकी डिफिनेशन समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या होता है, फिर इसको ट्रिक भी देखेंगे और वाक्य कितने प्रकार होते हैं हम सबको देखेंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा होती क्या है वाक्य का। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। जी हाँ, अगर कोई भी वाक्य है जिसमें अर्थ स्पष्ट ही नहीं है तो वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, जिसमें अर्थ स्पष्ट आ जाए है ना, तब जाके वह जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस वाक्य कहलाएगा। ठीक है, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। आकाश रोता रहता है। आकाश रोता रहता है, यहाँ इस वाक्य से अर्थ क्या हो गया, स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो ये वाक्य है। आगे राम पढ़ाई करता है, इससे भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, इसीलिए राम पढ़ाई करता है यह एक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं वाक्य का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, वाक्य का निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले आप ध्वनि आएगी, उसके बाद वर्ण आएगा, फिर शब्द बनेगी और शब्द से पद बनेंगे और पद से वाक्य बनता है। ठीक है, तो एक क्रम आप याद रखिएगा, एग्जाम में एक क्रम भी पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए याद रखिएगा ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, एक क्रम से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ से। आप समझते हैं वाक्य के घटक या अंग क्या होता है। चलिए, वाक्य के घटक और अंग जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की व्यवस्थित रचना होती है उन्हें ही वाक्य घटक कहते हैं। ठीक है, या अंग कहते हैं। जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की व्यवस्थित रचना होती है उन्हें ही वाक्य की घटक कहते हैं या वाक्य अंग कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं वाक्य के घटक होते कितने हैं समझते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो घटक होते हैं या अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। आप उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले उदाहरण समझ लेते हैं। चलिए देखिए, उदाहरण समझ में आएगा उद्देश्य क्या है और विधेय क्या होता है। ठीक है, चलिए राम बाजार जाता है, इसमें उद्देश्य राम है और विधेय बाजार जाना है। ठीक है, याद रखिएगा। राम बाजार जाता है, अगर आपको पूछ दे इसमें उद्देश्य और विधेय कौन कौन से हैं, तो उद्देश्य होंगे कौन, उद्देश्य होगा राम जो करता होगा, और विधेय कौन होगा जो उस वाक्य में कर्म का काम करता हो। ठीक है, जैसे बाजार क्या हो जाएगा, बाजार हो जाएगा मेरा कौन, विधेय हो जाएगा। ठीक है, तो हैं मोहन फुटबॉल खेलता है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, मोहन। ठीक है, और उसके बाद विधेय क्या होगा, तो फुटबॉल। ठीक है, आगे वाक्यों को दो आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वाक्यों को दो आधारों पर वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है, अर्थ के पहला क्या है, अर्थ के आधार पर, रचना रचना के आधार पर। समझिए, चलिए समझते हैं, आगे रखते हैं। तो देखिए यहाँ से रचना के आधार पर वाक्य के तीन भाग होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने होते हैं, तीन भाग होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। ठीक है, अब हम बारी बारी समझते हैं सरल वाक्य होता क्या है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को यहाँ से। अब हम देखते हैं स्लाइड में सरल वाक्य होता क्या है आखिर। ठीक है, उसके बाद ट्रिक भी समझते हैं, फिर उदाहरण भी समझेंगे। चलिए देखते हैं सरल वाक्य होता क्या है। तो जिन वाक्यों में एक ही क्रिया एक ही कर्ता होता है, जिन वाक्यों का एक ही उद्देश्य होता है, उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। ठीक है, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ट्रिक इससे क्या है, सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। जैसे आप पीछे देखे थे ना अभी वाक्य की कि राम फुटबॉल खेलता है, मोहन बाजार जाता है,
तो उसमें एक उद्देश्य था, एक विधेय था, तो हम कह सकते हैं कि वो सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे है, समझिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, उदाहरण समझते हैं। राधा नाचती गाती है। राधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, उद्देश्य हो जाएगा, और नाचना और गाना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम पढ़कर सो गए। ठीक है, तुम पढ़कर सो जाना, तो इसमें तुम क्या हो जाएगा, तुम हो जाएगा इसमें उद्देश्य, और पढ़कर सो जाना क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि जिस वाक्य में एक विधेय और एक क्या हो, उद्देश्य हो, उसको बोलते हैं सहान वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या है, समझते हैं अच्छे से। देखिए, चलिए देखते हैं संयुक्त वाक्य होता क्या है। जिन वाक्यों के दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, या फिर जिनमें सभी उपवाक्य प्रधान होते हैं, उसे ही संयुक्त वाक्य बोलते हैं। अब समझिए, समझते हैं एग्जाम्पल से, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहले ट्रिक देख लेते हैं इसका। ट्रिक होता क्या है, अगर किसी वाक्य के मध्य में, क्या बोले हम, मध्य में और आए, एवं आए, तथा आए, या आए, अथवा आए, इसीलिए आए, अतः आए, तो आए, फिर भी आए, नहीं तो आए, किंतु आए, परंतु आए, लेकिन आए, पर आए, तो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। बस आपको सिर्फ सेंटेंस में देखना है, आपको सिर्फ वाक्य में देखना है कि इन सभी में से कोई है कि नहीं। जैसे हम जो जो बोले हम ना, और एवं तथा, ये सब जितना भी है, उन सबों में से अगर कोई एक भी हो जाएगा तो वो हो जाएगा मेरा कौन सा, तो वो हो जाएगा मेरा संयुक्त वाक्य हो जाएगा। बस आपको यही ट्रिक है, आपको समझना है। चलिए उदाहरण समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए उदाहरण क्या है, मैं स्कूल आया और वह चला गया। अब देखिए इस वाक्य में कौन क्या आया, और आया, तो देखिए यहाँ पे है ना, और तो हम बोले थे ये सारे जो शब्द मैंने लिखा है यहाँ पे, जो जो गोल किया है, ये जितने भी हैं, उन सब में से कोई भी एक आ जाए किसी वाक्य के अंदर में, तो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। बस आपको यही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। अब देखिए परंतु, देखिए हाँ परंतु इसमें है, देखिए कहीं पर, हाँ परंतु यहाँ देखिए यहाँ पर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो वाक्य है मेरा, वो कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। बस आपको इतना ही करना है, आपको कुछ नहीं देखना है। बस आपको देखना है वाक्य के बीच में इन सभी गोल जो मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक में, कोई इसमें से एक मिल जाए आपको, तो आपको लगा देना है संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अब बढ़ते हैं मिश्र वाक्य समझते हैं, मिश्र वाक्य की परिभाषा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, और ट्रिक भी समझेंगे हम। ठीक है, कि एक नैनो सेकेंड में हम कैसे कोई भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य शामिल हो, तो उन वाक्य को मिश्र वाक्य कहलाता है, या फिर कहे जाते हैं उसे। समझिए, नोट, इसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, ये भी बात है ना, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ नहीं देखना है, बस जो मैं बोलूंगा आप वो देखना है। आपको एक नैनो सेकेंड में आप पहचान लीजिएगा कि वो कौन सा सेंटेंस है, यानी कि वाक्य है। आगे ट्रिक देखिए, किसी वाक्य में कि, जो कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, तब, जब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, इन सभी में से कोई भी शब्द आ जाए उस वाक्य में, तो आप कहिएगा वो मिश्र वाक्य होगा। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब उदाहरण समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे उदाहरण है, समझते उदाहरण, जब तुम जाओगे तब मैं भी जाऊंगा। अब समझिए, यहां देखिए क्या आ गया, जब, और तब आ गया कि नहीं आ गया, देखिए जब तब, तो हम कह सकते हैं जो ये सेंटेंस है मेरा फर्स्ट, वो होगा मिश्र वाक्य के अंतर्गत। अब देखिए आगे, राम जैसा किया वैसा पाया। देखिए जैसा आ गया वैसा आ गया, है ना, देखिए यहाँ पर इसमें भी लिखे हुए हैं जैसा वैसा, यहाँ देखिए शुरू में जैसा वैसा। ठीक है, आगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। देखिए यहाँ अगर आ गया, और देखिए यहाँ पर तो भी आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी जो मैंने आप लोगों को गोल जो राउंड में घेरा है ना, जो सर्कल में घिरा हुआ है, वह सब में से कोई भी अगर एक शब्द किसी वाक्य के अंदर आ जाए, या शुरू में आए या बीच में आए, उससे मतलब नहीं है, आ जाए तो होगा मिश्र वाक्य। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। चलिए अब देखते हैं आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। चलिए अब हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, वो थे रचना के आधार पर, हम देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, समझते हैं सबको। तो देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद निम्न है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, या 8 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कौन कौन से भेद होते हैं, समझते हैं।
इससे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, तीसरा निषेधवाचक वाक्य, चौथा इच्छावाचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा प्रश्नवाचक वाक्य, छठा है संकेतवाचक वाक्य, सातवां है विस्मयादि वाचक वाक्य और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो आप सकते हैं, चलिए आप देखते हैं हम लोग बारी बारी से सबको अच्छे से। ठीक है, तो देखिए यहां से देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है विधानवाचक सूचक वाक्य। ठीक है, या विधानवाचक बोले या विधान सूचक बोले। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहां से। वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। देखिए कोई भी जानकारी मिले, कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हो रहा है कौन, विधान सूचक वाक्य होगा। देखिए उदाहरण समझते हैं। भारत एक देश है, इससे क्या हमको जानकारी मिलती है, भारत के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि भारत एक देश है। ठीक है, राज्य नहीं है, देश है। ठीक है, बस इंफॉर्मेशन जिसमें मिल जाए तो हम कह सकते हैं वो विधान सूचक वाक्य है। जैसे देखिए आगे नेक्स्ट है राम के पिता का नाम दशरथ था। इससे क्या मिली, हमको इंफॉर्मेशन मिली ना, जानकारी मिली कुछ, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य होगा वो होगा विधानवाचक वाक्य या विधान सूचक वाक्य। ठीक है, चलिए आप देखते हैं निषेध वाचक वाक्य होता क्या है। निषेध वाचक वाक्य, चलिए समझते हैं। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट हो उन्हें वाक्य निषेधक वाक्य कहते हैं। अब देखिए जिसमें कह सकते हैं तो जिसमें नहीं आ जाए, है ना, जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग हो जाए तो वह वाक्य होता है कौन सा, निषेध वाचक वाक्य। समझिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे में मैंने दूध नहीं पिया, यहां देखिए नहीं आ गया ना, नेगेटिव वर्ड आ जाए तो हो सकता है वो क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, या नहीं आ गया ना, तो ये क्या होगा, निषेधवाचक। निषेध मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, इनकार करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अरे तो अस्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, फिर भी देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, वह वाक्य जिसमें किसी के द्वारा प्रकार का क्या हो, प्रश्न किया जाए तो वह होता है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। कोई भी वाक्य ऐसा हो जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, या फिर प्रश्न किया जाए तो हो रहा है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। समझते उदाहरण से, भारत क्या है, ये क्या है, प्रश्नवाचक साइन लगा के नहीं, तो हम कह सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे राम के पिता का नाम क्या है, या राम के पिता कौन है ना, तो ये कौन हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य। समझते हैं आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है। तो वह वाक्य जिसमें के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना किया जाए तो वह हो जाएगा विधि सूचक वाक्य या फिर आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, जैसे देखो, जैसे क्या है, बैठो, बैठना का मतलब क्या होता है, किसी को आप बोल रहे हैं, है ना, या फिर किसी को आदेश दे रहे हैं कि बैठिए या बैठो, या देखिए बैठिए, किसी को क्या कर रहे हैं, प्रेम से क्या बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि बैठिए। ठीक है, आगे कृपया बैठ जाइए, ये क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, कि अनुरोध कर रहे हैं किसी से कि प्लीज सिट डाउन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कौन सा होगा, आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, जिससे प्रार्थना और आज्ञा, है ना, देने की बोध हो तो उसे बोलते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं, उसके बाद है विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयादि वाचक वाक्य, अब समझिए विस्मयादि वाचक वाक्य होता क्या है, नाम से भी स्पष्ट है, एक्सक्लेमेटरी, है ना, सेंटेंस इसको बोलते हैं। देखिए वह वाक्य जिसके किसी प्रकार की गहरी अनुभूति प्रदर्शन किया जाता है वह विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। देखिए पहले बात समझिए, आप सिंपल सी बात समझिए, किसमें कैसा वाक्य भाव आएगा, जैसे कोई आश्चर्यचकित हो जाए, कोई अप्रणीय घटना घट जाए, कोई अनुभूति हो जाए, है ना, कोई अनहोनी हो जाए, है ना, कुछ नया घट जाए घटना, तो वो सारे जितने भी, है ना, सेंटेंस होंगे वो होंगे विस्मयवादी वाचक वाक्य के अंतर्गत। अब एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से। देखिए उदाहरण क्या है, आहा कितना सुंदर उपवन है ना, ये क्या हुआ, आश्चर्य का बोध हुआ ना, या फिर चौंक गया, चौंकाने का बोध हुआ। देखिए उसके बाद आहा कितनी ठंडी रात है ना, तो हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबसे अच्छे से समझिए कि आपको सबसे अच्छा से पहचानने का एक ट्रिक है, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन रहेगा, यानी कि उल्टा आय आएगा। उल्टा आय जिसमें आए तो समझ जाइए आप कि विस्मयादि वाचक वाक्य है वो, बस आपको ये याद रखना है, उल्टा याद को याद रखना है, उल्टा आय। ठीक है, चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार क्या है वाक्य के, इसका है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध हो तो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। समझे, उदाहरण समझते हैं। भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे,
तो इसमें क्या है, किसी की इच्छा है ना, किसी की प्रार्थना है, कह सकते हैं किसी का आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नव वर्ष मंगलमय हो। नव वर्ष अगलमय क्या है, किसी की आकांक्षा आकांक्षा हो सकती है, किसी की इच्छा हो सकती है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें कि अगर किसी की इच्छा आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो तो होता है कौन, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य समझ में आइए, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको अच्छे से। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, संकेत मतलब क्या, इशारा। ठीक है, देखिए यहाँ समझते हैं। राम का मकान उधर है, किसी की ओर इशारा किया गया ना, तो किसी की ओर इशारा किया जाए, किसी की ओर बताया जाए, है ना, यानी कि इशारा का आज किया जाए तो हम कह सकते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, आगे सोनू उधर रहता है। ठीक है, तो क्या है, किसी की ओर इशारा किया गया है ना कि वह उधर रहता है। तो नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। क्या होता है, देखिए जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, संदेह मतलब क्या, किसी चीज की होने की अनुभूति हो जाना पहले ही। देखिए जैसे उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझते क्या, देखिए क्या वह यहाँ आ गया, है ना, क्या वह यहाँ आ गया, किसी की क्या हो रही है, मतलब कहा जा सकता तो संदेह हो रहा है ना, शक हो रहा है। देखिए आगे, क्या उसने काम की कर लिया, क्या उसने काम कर लिया, है ना, ये क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो काम कर लिया। ठीक है, तो इस तरह की भाव अगर प्रकट हो किसी वाक्य के अंतर्गत तो हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा मेरा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका संपूर्ण वाक्य यानी कि सेंटेंस का संपूर्ण टॉपिक और संपूर्ण कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ समाप्त होता है। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाएगा वाक्य से संबंधित। अगर आपको संपूर्ण सामान्य हिंदी पढ़नी है शुरू से लेकर अंत तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।